अगर एचसीएस की तैयारी को लेकर वाकई में सीरियस हैं, तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें ताकि ऐसी कोई भी टॉपर लेवल स्ट्रैटेजी मिस ना हो जाए। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी सोचा है कि एचसीएस के टॉपर्स एनसीईआरटी का सिर्फ एक चैप्टर पढ़कर प्रीलिम्स, मेंस और यहाँ तक कि हरियाणा जीके तीनों की तैयारी एक साथ कैसे कर लेते हैं? आज हम उसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। समझ लीजिए, ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये एचसीएस में सफलता के लिए आपका एक सीक्रेट वेपन है। तो आखिर ये सीक्रेट है क्या? ये छिपा है प्राचीन भारत की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के इवोल्यूशन को समझने में। मतलब हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे एक छोटे से कबीले यानी जन से सफर शुरू हुआ और एक अखिल भारतीय साम्राज्य तक पहुंचा। अब इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। ये एक फ्लो चार्ट पूरे चैप्टर का निचोड़ है। देखिए, सब कुछ शुरू हुआ जन से, जो एक छोटा सा कबीला होता था। फिर जब इन लोगों ने एक जगह पर अपना पैर जमा लिया तो वो कहलाया जनपद। और फिर लगभग 600 बीसी आते आते ये जनपद बड़े होकर 16 महाजनपद बन गए। इन्हीं में से मगध सबसे पावरफुल बनकर उभरा और आखिर में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे भारत के पहले महान साम्राज्य यानी मौर्य साम्राज्य में बदल दिया। ये जो प्रोग्रेशन है ना, यही आपके मेंस के जवाब की बैकबोन है। अच्छा, उस दौर में ना दो तरह के सिस्टम चलते थे। एक तरफ थे राजतंत्र जैसे मगध, जहां राजा का बेटा ही राजा बनता था और सारे फैसले उसी के हाथ में होते थे। और दूसरी तरफ थे गणसंघ जैसे कि वज्जी, जहां एक चुनी हुई सभा काउंसिल के वोटों के जरिए शासन करती थी। तो याद रखने वाली बात क्या है कि उस जमाने में भी रिपब्लिक यानी गणतंत्र मौजूद थे। ऐसा नहीं था कि हर जगह बस राजशाही ही थी। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर मगध ही क्यों? 16 महाजनपदों में से मगध इतना ताकतवर कैसे बन गया कि उसने एक साम्राज्य खड़ा कर दिया? इसके पीछे के जो कारण हैं, उनको समझना एचसीएस एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। मगध के उदय के 5 कारणों को याद रखने के लिए आपको बस एक शब्द याद रखना है, FIRST, फर्स्ट। हाँ, बिल्कुल, इतना ही आसान है। ये एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल मेमोनिक है जो आपको मेंस के आंसर में 5 पॉइंट याद रखने में मदद करेगा। चलिए इस फर्स्ट को डिकोड करते हैं। F का मतलब है फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन्स यानी गंगा के उपजाऊ मैदान। इससे खेती अच्छी हुई और खूब सारा राजस्व मिला। I का मतलब है आयरन यानी लोहा, जिससे बेहतर हथियार और खेती के औजार बने। R का मतलब है रिवर रूट्स, गंगा और सोन नदियों से व्यापार और सेना की मूवमेंट बहुत आसान हो गई। S का मतलब है स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इसकी जो सेंट्रल लोकेशन थी उसने चारों तरफ फैलने में मदद की। और T का मतलब है टैलेंटेड रूलर्स, बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे काबिल शासक। देखिए कैसे ज्योग्राफी और लीडरशिप मिलकर एक साम्राज्य बना देते हैं। अब हम उस सेक्शन पर आ गए हैं जो आपको एचसीएस में दूसरों से एक कदम आगे रखेगा। वो है हरियाणा कनेक्शन। इस पुरानी हिस्ट्री को सीधे हरियाणा से जोड़ना ही एक असली टॉपर की निशानी है। तो हरियाणा का क्या लेना देना है? पहली बात, आज का हरियाणा और दिल्ली प्राचीन कुरु महाजनपद का हिस्सा थे। दूसरी बात, मत्स्य महाजनपद ने दक्षिणी हरियाणा के कुछ हिस्सों जैसे रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ को कवर किया था। और सबसे जरूरी, अशोक का जो मशहूर टोपरा स्तंभ है वो असल में हरियाणा के अंबाला जिले के टोपरा कलां गांव से ही मिला था। ये फैक्ट तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए सोने जैसा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। प्राचीन गण संघों के जो आदर्श थे, जहां सभाएं वोटों से शासन करती थीं, उनकी गूंज आज की पंचायती राज व्यवस्था में भी सुनाई देती है। आप अपने मेंस के जवाब में हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 का जिक्र करके ये दिखा सकते हैं कि लोकतांत्रिक परंपरा आज भी हमारे यहाँ जिंदा है। ठीक है, जानकारी तो बहुत हो गई, लेकिन एग्जाम के लिए इसे याद कैसे रखा जाए? फिक्र मत कीजिए, अगले सेक्शन में हम कुछ जबरदस्त मेमोरी हैक्स पर फोकस करेंगे ताकि जरूरी फैक्ट्स आपको आसानी से याद हो जाएं। मौर्य शासकों का क्रम याद रखना पता है कितना आसान है? जितना कि अल्फाबेट को उल्टा पढ़ना। बस याद रखिए CBA। सुनने में थोड़ा अजीब है, पर है ये कमाल का असरदार। तो देखिए, C से चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने साम्राज्य की नींव रखी, B से बिंदुसार जिन्होंने साम्राज्य को दक्कन तक फैलाया, और A से अशोक जो कलिंग युद्ध के बाद अपनी धम्म नीति के लिए मशहूर हुए। CBA मौर्य वंश का क्रम अब आपकी उंगलियों पर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लिए, हरियाणा कनेक्शन देख लिया और मेमोरी ट्रिक्स भी सीख ली।
अब समय है ये परखने का कि आपकी एचसीएस की तैयारी कितनी पक्की है। चलिए एचपीएससी स्टाइल के कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। एक रैपिड फायर रिवीजन हो जाए। पहला फैक्ट, लगभग 600 ईसा पूर्व में महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? 16। इस नंबर को दिमाग में बैठा लीजिए। अगला जरूरी नंबर 261 बीसीई। ये कलिंग युद्ध का साल है, जो अशोक और प्राचीन भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। ये तारीख अक्सर एग्जाम में पूछनी जाती है। आप कुछ फटाफट फैक्ट्स ध्यान से सुनिएगा। वज्जी सबसे प्रसिद्ध गढ़ संघ था। चाणक्य की अर्थशास्त्र शासन कला पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। टोपरा स्तंभ हरियाणा का सबसे क्रिटिकल लिंक है, इसे भूलना मत। चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 बीसीई में अपने साम्राज्य की स्थापना की। और हाँ, याद रखिए, अशोक का धम्म एक नैतिक कोड था, कोई नया धर्म नहीं। चलिए पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये एचपीएससी का पसंदीदा स्टेटमेंट टाइप फॉर्मेट है। कथन 1, प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। कथन 2, सभी महाजनपदों पर वंशानुगत राजाओं का शासन था। सोचिए जरा, सही ऑप्शन क्या है? क्या दोनों कथन सही है या सिर्फ एक? और सही जवाब है ए। कथन 1 बिल्कुल सही है, 16 महाजनपद थे। लेकिन कथन 2 गलत है। क्यों? क्योंकि वज्जी जैसे गण संघ भी तो थे, जो गणतंत्र थे, राजतंत्र नहीं। देखा, छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना कितना जरूरी है। अब दूसरा सवाल, मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट में। कॉलम ए में है टोपरा स्तंभ, अर्थशास्त्र, वैशाली, कलिंग युद्ध और बिंबिसार। और कॉलम बी में उनके डिस्क्रिप्शन है। आराम से अपना समय लीजिए और सही जोड़ी बनाइए। और सही मिलान ये रहा। टोपरा स्तंभ का है बी अंबाला से, अशोक का स्तंभ। अर्थशास्त्र का है सी चाणक्य का ग्रंथ, वैशाली का ए वज्जी की राजधानी, कलिंग युद्ध का डी 261 बीसीई की घटना और बिंबिसार का ई पहला हरियंग शासक। यहाँ पर भी चाबी क्या थी? ये जानना कि टोपरा स्तंभ हरियाणा से है। यही तो है आपका एचसीएस स्पेशल पॉइंट। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, इस पर जरूर सोचिएगा। प्राचीन गणसंघों के जो गणतंत्र के आदर्श थे, वो सिर्फ स्थानीय पंचायतों के अलावा आज की मॉडर्न डेमोक्रेसी की हमारी समझ को और कैसे प्रभावित कर सकते हैं? अगर आपको ये एनालिसिस काम का लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने साथी एचसीएस एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपने विचार हमें बताएं। और सबसे ज़रूरी, आगे आने वाले ऐसे ही स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी एचसीएस की यात्रा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।